नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में, अर्थात हम बात करेंगे ईसा मसीह के 600 साल, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की घटनाओं के बारे में। दोस्तों 600 बीसी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की ये घटनाएं हैं। और हम बात करने वाले हैं 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी के बारे में। तो प्यारे साथियों, आपको यहां से क्या याद रखना है, ये जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल, ये आखिर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर है क्या। दोस्तों जिस प्रकार से आज भारत में 28 राज्य हैं और भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी भारत के अंदर राज्य हुआ करते थे और उस टाइम पर इनको महाजनपद काल की संज्ञा दी गई थी, अर्थात इनको महाजनपद काल के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे साथियों, इस बात का सोर्स क्या है, इस बात का क्या परिमाण है, इस बात का क्या एविडेंस है कि आखिर उस टाइम पर 16 महाजनपद ही हुआ करते थे, उससे ज्यादा नहीं थे या उससे कम नहीं थे। तो इस बात के प्रमाण को या इस बात के बारे में जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों प्रमाण मिलता है कहां से, आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय से। अब ये अंगुत्तर निकाय क्या है, तो आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित यह ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित यह ग्रंथ है जिसके अंदर, जिसमें ऐसा बताया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में भारत में, यानी भारत वाला जो पूरा इलाका था जिसको अखंड भारत का नाम दिया गया है, उसको, उसमें उस टाइम पर 16 महाजनपद हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं प्यारे साथियों, इसके अलावा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है, जैन धर्म का एक शास्त्र है, इसमें भी प्यारे साथियों 16 महाजनपदों का जिक्र है, अर्थात 16 महाजनपदों के बारे में यहां पर भी लिखा हुआ है। अर्थात इस बात से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में ही उस समय पर 16 महाजनपद हुआ करते थे। या फिर आप कह लीजिए अष्टाध्यायी पाणिनि जी के द्वारा रचित, पाणिनि एक बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता रहे हैं, तो उन्होंने दोस्तों उनकी जो अष्टाध्यायी नामक किताब है, ये बुक है, ग्रंथ है एक प्रकार से, इसमें दोस्तों 22 महाजनपदों के बारे में जिक्र है। क्योंकि ज्यादा प्रमाण 16 महाजनपदों के बारे में है, तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का हम प्रयास करेंगे और एक एक महाजनपद के बारे में बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, अब मैं बताने वाला हूं आपको उन 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद, तो आपको यह याद रखना है कि उस टाइम पर 14 तो हुआ करते थे राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हो, राजतंत्र का अर्थ होता है जहां पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है। और 2 उस टाइम पर हुआ करते थे गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ साफ साफ होता है कि जहां पर जनता के द्वारा राजा को चुना जाता है, यानी राजा का बेटा डायरेक्ट राजा नहीं बनता, राजा का सगा संबंधी राजा नहीं बनता, बल्कि उसके लिए चुनाव होता है और वो गणतंत्र बनाया जाता है, अर्थात गणों के द्वारा एक तंत्र का निर्माण कराया जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर कभी भी इतिहास में आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले या दुनिया के पहले गणतंत्र का नाम बताइए, तो पहला गणतंत्र आप याद रखेंगे, दुनिया का पहला गणतंत्र हुआ करता था वज्जी। क्या हुआ करता था? वज्जी। वज्जी जो था वो दुनिया का पहला गणतंत्र था। तो प्यारे साथियों, गणतंत्र आपको अच्छी तरह से पता चला होगा कि 2 गणतंत्र उस टाइम पर हुआ करते थे और जबकि 14 उस टाइम पर राजतंत्र हुआ करते थे। तो यह बात चल रही है प्राचीन इतिहास की। अब मैं दोस्तों बताने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो 16 के 16 महाजनपद कौन कौन से हुआ करते थे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करेंगे महाजनपद मगध के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध जो था ना, मगध, ये उस टाइम पर इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप कहेंगे राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। यहां सामने आपको मैप नजर आ रहा होगा, ये जो मैप आपको सामने नजर आ रहा है भाई,
इस मैप में, ये मैप आज का नहीं, ये प्राचीन इतिहास का है, प्राचीन भारत का है, अर्थात तब का है जब भारत अखंड भारत हुआ करता था। अर्थात उस टाइम पर कौन कौन से महाजनपद थे वो सारे आपको इसके अंदर यहां पर नजर आ रहे होंगे और उनका स्थान भी आपको नजर आ रहा है। साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूंगा कि आखिर कौन सा महाजनपद किस स्थान पर था। तो जो दोस्त पहली बार तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी की, तो यहीं से जानने का प्रयास करें। आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि उस टाइम पर भारत की जो 28 राज्य थे वो 28 राज्य किस प्रकार से 16 महाजनपदों में विभक्त थे और किस प्रकार से वो 16 महाजनपद यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से प्लेस पर थे, कौन कौन से स्थान पर थे। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अधिकतम राज्य जो है ना, अधिकतम, वो आपका मगध को घेरे हुए थे। अर्थात मगध जो था सबसे शक्तिशाली था और आप अच्छी तरह से जानते हो मगध जो था ना, मगध, ये उस टाइम पर किस जगह पर आता था मगध? यहां मैंने आपको बताया है, मगध जो था ना उस टाइम पर आपका उत्तर प्रदेश, ये लिखा हुआ है, मगध जो है ना यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये पूरा जो इलाका होता था ये आपका मगध था भाई। तो इसकी राजधानी कभी पूछ ले जाए, तीन तीन इसकी राजधानियां रही हैं। राजगृह आप याद रखेंगे, गिरिब्रिज आप याद रखेंगे और पाटलिपुत्र, ये तीनों ही राजधानियां किसकी रही हैं? मगध की रही हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों आप याद रखेंगे दूसरे महाजनपद का नाम, जिसका नाम था अंग। तो अंग के बारे में आप याद रखेंगे, अंग की राजधानी कभी पूछ ली जाए तो आप कहेंगे चंपा, और यह मालिनी नदी के किनारे पर थी। उस टाइम का मगध यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो इलाका था वो हुआ करता था, जबकि अंग की बात करें तो यह भारत का सबसे पूर्वी इलाका उस टाइम पर हुआ करता था और इसका जो स्थान हुआ करता था वो था बिहार। यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जब मैं इतिहास में एक एक राजा महाराजा के बारे में आप लोगों को बता रहा हूंगा तब आपके दिमाग में वो स्थान का नक्शा आपको पता चल पा रहा होगा कि आखिर ये प्लेस, जब मैं अंग के बारे में बात करूंगा कि अंग कहां है, तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आखिर भारत में उस टाइम पर अंग कहां हुआ करता था। तो प्यारे साथियों बात करें कौशल प्रदेश की। कौशल प्रदेश, इसकी राजधानी का नाम साकेत कह लीजिए या फिर श्रावस्ती, ये दोनों ही राजधानियां इसकी रही हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां पर यह इलाका हुआ करता था? यूपी में। जो आज का यूपी है, लगभग 8 से अधिक राज्य उस टाइम पर, 8 से अधिक महाजनपद उस टाइम पर यूपी के अंदर आ जाते थे। अवंती की बात करें, अवंती जो है आपका उज्जैन, इसकी राजधानी हुआ करती थी, या फिर इसको माहिष्मती दोस्तों, बाहुबली वाले माहिष्मती की बात नहीं कर रहे हैं, वो काल्पनिक है दोस्तों, ये रियल वाली थी। अवंती की राजधानी माहिष्मती और यह आपका इलाका पड़ता है मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में। इसके अलावा प्यारे साथियों आप याद रखेंगे, कभी भी पूछ लिया जाए अवंती की उत्तरी राजधानी का नाम, उत्तरी अर्थात नॉर्थ वाली, जो नॉर्थ की इसकी राजधानी थी, तो आप कहेंगे नॉर्थ की राजधानी उज्जैन, जबकि माहिष्मती इसकी साउथ की राजधानी हुआ करती थी अवंती की। गांधार की बात करें, गांधार दोस्तों आज का जो पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, उस इलाके को कहा जाता था, वो पूरा होता था गांधार। और गांधार की कभी भी पूछ लिया जाए, इसकी राजधानी कैपिटल पूछ लिया जाए, तो आप याद रखेंगे तक्षशिला। तक्षशिला इसकी क्या हुआ करती थी? यहां पर इसकी ये राजधानी हुआ करती थी, आज का जो एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला। इसके अलावा प्यारे साथियों काशी के बारे में बात करें, काशी आपका उत्तर प्रदेश में ही आ जाता है और उस टाइम पर इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। तो प्यारे साथियों इसके अलावा पंचाल के बारे में बात करें, पंचाल, तो पंचाल की राजधानी हुआ करती थी कांपिलय। तो यह आप याद रखेंगे, यूपी में यह प्लेस पड़ता है। आज का यूपी उस टाइम पर कांपिलय यानी कि पंचाल हुआ करता था। प्यारे साथियों वज्जी के बारे में बात करें, वज्जी, मैंने आपको बताया वज्जी भारत का पहला क्या था? गणतंत्र था। भारत का पहला गणतंत्र ही क्या था? वज्जी था। और वैशाली इसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और ये कहां पर है? आज का जो बिहार है ना, उस बिहार को उस टाइम पर वज्जी कहा जाता था, यानी बिहार के अंदर यह इलाका आता था। कंबोज की बात कर ले प्यारे साथियों, हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी, या फिर इसको राजापुर के नाम से भी जाना जाता था। यूपी में ही यह प्लेस पड़ता है आपका। असमक की बात करें, असमक, तो असमक आप याद रखेंगे, असमक की राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान, या फिर इसे पैठन के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी जिसे बूढ़ी गंगा,
जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उसके आसपास का जो इलाका था उसे प्रतिष्ठान या फिर अस्मक का इलाका कहा जाता था। यानी वहां पर आपका अस्मक उस टाइम पर सिचुएटेड था, यानी स्थित था। मल्ल की बात करें, मल्ल, तो आप याद रखेंगे मल्ल, मल्ल का अर्थ दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो, मल्ल का अर्थ होता है पहलवान। यानी जो पहलवान होते हैं उनको मल्ल कहा जाता है। और वो किस लिए फेमस होते हैं? कुश्ती के लिए। तो कुशीनगर याद रखेंगे मल्ल से। मल्ल जब भी आए तो आप समझ जाओगे कुशीनगर उसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी। ये भी आपका यूपी वाला इलाका हुआ था। प्यारे साथियों, इसके अलावा आप याद रखेंगे सूरसेन के बारे में। सूरसेन, सूरसेन जो है ये मथुरा वाला इलाका होता था, और इसके बारे में तो आप जानते ही हो, यूपी में ये है आपका आज की तारीख में मथुरा इसकी उस टाइम पर राजधानी हुआ करती थी। तो ये बातें आपके समझ में आई होंगे। 12 राज्य आपने यहां से पढ़े हैं, 12 ये महाजनपद उस टाइम के थे। 4 और रह गए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मत्स्य, मत्स्य की कभी भी आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो आप कहेंगे विराटनगर। जो आज का राजस्थान वाला इलाका है ना, उसको उस टाइम पर विराटनगर के नाम से जाना जाता था, या राजस्थान का आज का इलाका उस टाइम पर वहां पर विराटनगर था या फिर मत्स्य नगर था। कुरु के बारे में बात करें, कुरु ये हरियाणा दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, मेरठ के आसपास का जो इलाका है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली हरियाणा के आसपास का अर्थात मेरठ के आसपास का जो इलाका है वो कुरु कहलाता था भाई, यानी कुरु वहां पर स्थित था। अब ये वत्स कहां पर था? आज का यूपी में जो इलाहाबाद का इलाका है ना, उसको उस टाइम पर वत्स कहा जाता था। तो आप याद रखेंगे इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशांबी। प्यारे साथियों, इसके अलावा आखिरी हमारे पास 16वां महाजनपद था चेदी। और चेदी की कभी भी पूछ ली जाए राजधानी तो आप बताएंगे शक्तिमती। शक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी। आज का यूपी और इधर एमपी की तरफ आप चले जाएं, थोड़ा रास्ता आपको अजीब सा दिखेगा, लेकिन आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली समझ पाएंगे कि उस टाइम का जो चेदी हुआ करता था आज के यूपी और एमपी में आता है। चलिए, इसके अलावा आप अच्छी तरह से जानते हो सबसे शक्तिशाली यहां पर किसको माना गया है? मगध को माना गया है, मगध को। और मगध के बारे में दोस्तों हम बात भी करने वाले हैं। तो मगध प्यारे साथियों आप जानते हो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो इलाका है वहां पर पूरा मगध आता था, यानी इन 3 राज्यों के आसपास। तो प्यारे साथियों 544 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक मगध पर जो है ना राज्य करने वाले, साम्राज्य जिनका स्थापित था, वो 4 आपको अच्छी तरह से वंश याद रखने हैं। वो 4 वंश कौन कौन से हैं? हर्यक वंश, ये सबसे पहला वंश हुआ करता था। सबसे पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, और इसके बाद आएगा आपका नंद वंश, और फिर आएगा मौर्य वंश। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का संस्थापक आप अच्छी तरह जानते हो कौन है? आप कहेंगे बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको यह बता देता हूं कि ये 3 हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों वंशों को सम्मिलित रूप से पूर्व मौर्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी मौर्य वंश के पहले का समय। क्योंकि भारत में मौर्य वंश के नाम से ही इतिहास को जाना जाता है। जो प्राचीन इतिहास है, मौर्य वंश वहां पर सबसे खास था। मगध पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य अगर कोई रहा है तो वो मौर्य वंश रहा है। तो इसीलिए इससे पहले के वंशों को पूर्व मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके बाद के वंशों को, उनके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, तो उनको कहा जाता है उत्तर मौर्य वंश। तो उसके बारे में भी दोस्तों हम पढ़ेंगे डिटेल से। यहां दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर हम प्राचीन मगध के बारे में, तो प्राचीन मगध छोटा मोटा इतिहास नहीं है मगध का। मगध जो है ना, इसके बारे में जो एविडेंस मिलते हैं वो महाभारत काल से मिलते हैं। महाभारत काल से ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मगध के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहदर्थ थे। बृहदर्थ कौन थे? आप याद रखेंगे महाभारत कालीन थे। ये बेटे थे किसके? जरासंध के। आपने वो कहानी सुनी होगी या देखी होगी रामायण महाभारत में कि जरासंध जिसको कि मारा नहीं जा सकता था, सिर्फ एक ही तरीका था कि उसको 2 भागों में बांट करके उन दोनों भागों को अलग अलग दिशाओं में फेंकने से ही उसकी मृत्यु हो सकती थी। और ऐसा किया था भीम ने। जब कृष्ण भगवान ने भीम को इस बारे में बताया कि जरासंध की मृत्यु कैसे हो सकती है, कैसे उसको मारा जा सकता है, कैसे उसका वध किया जा सकता है, तो विष्णु भगवान ने अर्थात कृष्ण भगवान ने यह बताया कि जरासंध को 2 भागों में
बांटकर एक भाग को एक दिशा में और दूसरे को दूसरी दिशा में डाल दिया जाए, यानी दोनों भागों को अलग अलग विपरीत दिशाओं में डालने पर ही इसका वध किया जा सकता है। तो हम उसी जरासंध के बारे में बात कर रहे हैं। वही जरासंध रहा है प्राचीन मगध का संस्थापक। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन मगध का संस्थापक कौन था, जरासंध था, और जरासंध का बेटा था। और जरासंध का बेटा कौन था, आप कहोगे बृहदर्थ था। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में आई होगी। उस टाइम पर प्राचीन मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, गिरिब्रिज। गिरिब्रिज के नाम से इसको जाना जाता था। और इस बात का सबसे पहले उल्लेख कहां से मिला है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। इसके बाद प्यारे साथियों हम बात कर रहे होंगे मगध पर आने वाले वंशों के बारे में, रहने वाले वंशों के बारे में, किस किस प्रकार से किस किस राजा ने कैसे कैसे शासन किया, उसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आप सभी अच्छे से नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और जहां भी मेरी मदद की आपको आवश्यकता है वहां मैं आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तैयार हूं। धन्यवाद प्यारे साथियों।